Hello everyone, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. आप सभी कॉमर्स के क्लास 12 स्टूडेंट्स का स्वागत है। भाई जल्दी से आ जाइए, क्लास को शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज कवर कराता है, बल्कि इसके साथ यहाँ पर हम लोग आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और स्टूडेंट्स, यदि आप अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से एनहांस कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ई बुक्स और ई नोट्स। यदि आप अवेल करना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर चेक करें और ज़रूर आप अवेल करें, सो दैट आपकी लर्निंग और भी इफेक्टिवली एनहांस हो, राइट। तो और आप लोग को एक चीज़ और बताऊं कि यदि आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी हमारे चैनल से। रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइडेड की गई है। तो भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। इसी के साथ हिंदी मीडियम चैनल भी है भाई, जहाँ पर हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो यदि कोई स्टूडेंट है अदर स्टेट बोर्ड का, तो भाई उसको भी कोर्सेज मिलेंगे। हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट, तो भाई उसको भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें एक नया टॉपिक, जी हाँ, एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आ जाइए, पहले तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से आइए, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके साथ हम आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर एजर्शन रीजन, सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिससे भाई आपकी लर्निंग बढ़िया से चले, कोई बैरियर ना आए, राइट। तो आइए फिर जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे। और मैंने आपसे क्या कहा था कि हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, एक नई चीज आज हम लोग सीखेंगे। जैसा कि पता ही है भैया, चैप्टर 5 चल रहा है, इसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें एक पार्टनर का क्या होता है, रिटायरमेंट। एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो हम क्या चीजें करते हैं। बेसिकली हमने अब तक के जो टॉपिक्स पढ़े वो सारे सिमिलर थे आपके चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के। वहां पे भी वो सब चीजें थी जो हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखी, वो सब कुछ हम 3 और 4 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग, और फिर उसके बाद हम लोगों ने गुडविल का कैसे वैल्यूएशन करना है, या फिर उसके बाद हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कैसे करनी है, उसके बाद हिडन गुडविल वगैरह, और फिर उसके बाद हमने एडजस्टमेंट कैसे करना है जनरल रिजर्व का, आप कह सकते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये सारी चीजें दिखाई थी। 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में जो पढ़ा था उसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो केस है वो रिटायरमेंट का था, तो कुछ चीजों को थोड़ा बहुत चेंज करके हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट सेम रहे, अपने कॉन्सेप्ट सेम थे, पर थोड़े बहुत चेंजेस करके हमने क्वेश्चन किए थे। जी हाँ, बिल्कुल किए थे। तो फाइनली आज हम लोग एक और नया टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम क्या है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब ये हमने नहीं पढ़ा 3 और 4 में, ये नया रहेगा, तो उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको फोकस रखना है यहाँ पे। तो बेसिकली ये टॉपिक में है क्या, तो देखो ये टॉपिक जो है ना, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, आप सब जानते हैं हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडमिशन, कि यदि किसी पार्टनर का रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, कि यदि किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, यदि भाई वो जा रहा है आपकी फर्म को छोड़ के, तो उस केस में आपको मालूम है, यदि पार्टनर जा रहा है तो भाई वो उसका शेयर लेके जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। जो भी उसका हिस्सा बन रहा है कैपिटल में, गुडविल में, प्रॉफिट में या लॉस में भी, किसी भी रिजर्व में, वो पूरा हिस्सा भाई वो अपने साथ लेके जाएगा। तो वही हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना पड़ता है ना। ऐसे ही मन से कुछ भी, मन से जो लगा वो अमाउंट दे के उसका सेटलमेंट नहीं कर देते, पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं कि भैया क्या अमाउंट है क्या नहीं है। तो वही आज हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखना है। ओके, तो आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। तो फिर आइए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी क्लास को, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि यदि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना रहता है। मन से नहीं सोच सकते कि चलो 10 लाख रुपए देके उसको रिटायर कर दो, 5 लाख देके, 1 लाख देके, ऐसा नहीं।
प्रॉपर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया उसका कैपिटल में कितना शेयर बन रहा है, उसका गुडविल में कितना शेयर बन रहा है, प्रॉफिट या लॉस में कोई उसका शेयर है क्या, और है तो फिर कितना है, इसके अलावा कोई रिजर्व में उसका कोई शेयर है। तो ये पूरा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद आपकी एक वैल्यू आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट, जो किसको देना है, रिटायरिंग पार्टनर को देना है, वही कहलाता है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कि अब जाते हुए पार्टनर को जो रिटायर हो रहा है उसको हम कैसे अमाउंट पे करेंगे। डन। तो ये मैं आपको आज बताने वाली हूं कि कैसे हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी रिटायरमेंट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का तो बनते ही है, जिसमें आपके जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका भी अकाउंट रहेगा और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका भी अकाउंट रहेगा। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना अमाउंट देना है। तो सेम आपकी वही प्रोसेस रहेगी, सेम चीजें आप लोगों की एज इट इज रहती हैं जो हमने एडमिशन में करी थी, पर चीजें कुछ डिफरेंट कहाँ जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट जो पार्टनर ले रहा है, रिटायरिंग पार्टनर जो इसके केस में, कि भाई सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर अभी तक हम निकालते थे एडजस्टमेंट के टाइम तक, जो एडमिशन के टाइम तक जो बैलेंसिंग फिगर निकालते थे उसे हम तीनों की कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मतलब बैलेंसिंग फिगर करके तीनों की कैपिटल निकाल लेते थे। लेकिन अब इस केस में सिर्फ जो आपके रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल निकलेगी एज अ बैलेंसिंग फिगर, और जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो जो अमाउंट आएगा वो उसका अमाउंट ड्यू जो उसको है, मतलब जो उसको अमाउंट हमें पे करना है, क्योंकि वो तो जा रहा है तो वो अमाउंट उसका ड्यू है जो हमें उसे पे करना है, राइट। जिसकी एंट्री हम या तो बैंक से पे कर रहे हैं, तो ज्यादातर तो बैंक से ही करते हैं क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट हम कैश में नहीं देते, फर्म जो है कैश में नहीं देती है, ज्यादातर बैंक में देती है। और यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि हम कैश में पे कर रहे हैं, देन इन दैट केस हम लोग वहां पे कैश अकाउंट लिखते हैं, अदरवाइज वी यूज्ड टू राइट बैंक अकाउंट। डन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा रीड करें। ये मैंने आपको थोड़ा सा जनरल कनेक्ट किया टॉपिक से, करेक्ट आपको टॉपिक से कनेक्ट करना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बहुत कॉमनली बहुत फ्रिक्वेंटली ये चीज बताई है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आराम से रीड करके एक एक चीज समझते हैं। तो देखो क्या लिखा है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग his or her capital account taking into account the following। बेसिकली जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, जैसे कि एडमिशन के टाइम पे भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, सेम यहाँ पे भी जब पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है अगेन हम फिर क्या क्रिएट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पार्टनर है आपका रिटायर हो रहा है तो उसका भी अगेन हम क्या प्रिपेयर करेंगे भैया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और उसमें कौन सी चीज कहाँ कैसे रिकॉर्ड करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना, कैसे क्या रिकॉर्ड करनी। तो देखो, एंट्रीज दैट इंक्रीज द क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो भैया सबसे पहले आप उन एंट्रीज को ऐड करोगे, है ना, जो रिटायरिंग पार्टनर को देना है। बेसिकली मतलब आपको मालूम है उसका एक अमाउंट बनेगा जो उसे पे करना है, तो वो चीजें जो उस अमाउंट को बढ़ा रही हैं, जिससे उसका अमाउंट बढ़ते जा रहा है, जैसे पहले 50 लाख था, फिर कुछ चीज और हुई तो वो 50,000 जो था वो 80,000 पे पहुंच गया, फिर कुछ चीज और ऐड हुई तो वो 1 लाख पे पहुंच गया। तो ऐसे करके वो चीजें जो उसका अमाउंट है उसको इंक्रीज कर रही हैं, वो कौन कौन सी हैं, किन किन चीजों से उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो सकता है, या जो उसका क्लेम, बेसिकली क्लेम मतलब फर्म के लिए तो लायबिलिटी होता है, क्लेम कोई भी चीज, जब भी क्लेम वर्ड आए तो समझ जाना क्लेम मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जो फर्म को पे करनी है। तो ये अमाउंट भी तो भैया फर्म को पे करना है, तो ये भी क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई। बिल्कुल, चलिए तो भैया सबसे पहली चीज, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। बेसिकली ये आपको ऐड करना है, ये चीजें आपको ऐड करनी। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके अमाउंट को बढ़ा रही है ना, जो रिटायरिंग पार्टनर है जो अमाउंट लेके जा रहा है उस अमाउंट को ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। मैंने बताया अभी 50,000 की यदि अमाउंट बन रहा है उसमें कुछ चीजें यदि ऐड कर रहे हो तो वो 80,000 पहुंच जाएगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे करके अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो अमाउंट इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है इन चीजों को हम उसके अकाउंट में ऐड कर रहे होंगे, तभी तो उसका अमाउंट बढ़ रहा है। और यदि ऑन द अदर हैंड कोई चीज से, किसी भी आइटम से यदि उसका अमाउंट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फिर उन चीजों को हम माइनस कर रहे होंगे। कॉमन सेंस है ये, राइट, समझ आ गया। ठीक है, तो यदि इंक्रीज हो रहा है उसके अमाउंट में, इसका मतलब इन चीजों को ऐड कर रहे हैं तभी इंक्रीज हो रहा है अमाउंट। ठीक है, तो क्या क्या ऐड कर रहे हैं बेसिकली, तो सबसे पहले उसका कुछ ना कुछ कैपिटल तो होगी, कैपिटल भी होगी उसकी कुछ, यदि करंट अकाउंट में है या कैपिटल अकाउंट में जो भी उसका अमाउंट है
कुछ ना कुछ तो बैलेंस होगा उसका, कुछ ना कुछ तो बैलेंस होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यदि क्रेडिट बैलेंस है उसका कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में, कौन सा बैलेंस, कैपिटल और करेंट अकाउंट में यदि उसका क्रेडिट बैलेंस है तो भैया हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, क्योंकि उससे उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। उसको ऐड करना, किसको ऐड करना, किससे उसका इंक्रीज हो रहा है, क्यों उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, किस चीज से हो रहा है। सबसे पहली चीज है कि यदि उसका क्रेडिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में और करेंट अकाउंट में, तो आप मानोगे कि भाई उसको ऐड करना है, उससे उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको, है ना, कि किस चीज से इंक्रीज हो रहा है, किस चीज से डिक्रीज हो रहा है। हालांकि क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से सब आ जाएगा, पर थोड़ा सा भी समझ लो, ठीक है। तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है, क्रेडिट है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज, याद रखना क्रेडिट से इंक्रीज हो रहा है ना। दूसरी चीज अब क्या रहेगी भैया, शेयर इन द गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। आपको सबको मालूम है जब भी रिटायरमेंट हो रहा है या कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना, एसेट और लायबिलिटी के वैल्यू को दोबारा चेक करते हैं, अगेन वही बना रहे हैं। तो उसमें या तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। तो भैया यदि लॉस आएगा तो उसका तो जाहिर सी बात है ना, अमाउंट कम होगा, क्योंकि उसको लॉस में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। तो लॉस यदि वो क्या बोलते हैं, यदि वो उसको आप लॉस दोगे तो उससे उसका अमाउंट कम होगा। लेकिन यदि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसका शेयर इंक्रीज हो रहा होगा, उसका और पैसा जो है, अमाउंट जो है वो और इंक्रीज हो रहा है। तो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो भी प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का वो उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज दूसरी हो गई। तीसरी चीज क्या है, शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, है ना। यदि आपने कोई रिजर्व बना के रखा है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो अभी तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो चीजें उसको प्रोवाइड करोगे तो उसका शेयर इंक्रीज होगा। तो ये तीन चीज हो गई। उसके बाद चौथी चीज क्या है, शेयर ऑफ गुडविल टू द फर्म। जो फर्म की गुडविल है उसमें से भी तो उसका शेयर क्या होगा, उसको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चौथी चीज, क्या कि जो भी फर्म की गुडविल है उसमें से अपना शेयर वो लेके जाएगा, राइट। फिर उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन तक का जो भी प्रॉफिट रहेगा उसमें भैया वो शेयर लेके जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि चलो वो पूरे साल मतलब अभी जा रहा है, मान लो कल है, कल की डेट पे वो रिटायर होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे साल का प्रॉफिट नहीं मिला तो वो सोचेगा चलो जाने दो, नहीं, कल तक की डेट का जितना भी प्रॉफिट होगा वो पूरा उसको मिलेगा, तभी तो उसका शेयर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट जितना भी प्रॉफिट है वो हम उसको उसके हिस्से में देंगे, ठीक है, उसको क्लेम देंगे। देन लास्ट है क्या है, सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कई बार हम पार्टनर को सैलरी भी देते हैं, कोई इंटरेस्ट होता है उसके कैपिटल का तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो यदि ऐसा कुछ है, आपका एग्रीमेंट में ऐसा कुछ है कि भैया हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं या हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो यदि अमाउंट ड्यू है आपने अभी तक नहीं दिया तो भैया वो जा रहा है, वो रिटायर ही हो रहा है, तो जाते जाते उसको सारी चीजें दे दो, पूरा हिसाब किताब खत्म करना है हमें, ठीक है। तो उसको कोई भी सैलरी है, कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी अमाउंट है जो बाकी है तो वो भी आपको उसको प्रोवाइड करना है उसके रिटायर होने से पहले। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, उसके प्रॉफिट को बढ़ा रही है ना। इन सब से उसका जो अमाउंट है ना, अमाउंट जो बेसिकली हमें उसे देना है, इन सब चीजों से उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। चाहे उसका क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल या करेंट में, उसका अमाउंट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट में इंक्रीज, प्रॉफिट यदि आप दोगे तो इंक्रीज होगा, रिजर्व में हिस्सा दोगे, प्रॉफिट में हिस्सा दोगे, गुडविल में हिस्सा दे रहे हो, उस दिन तक का जो भी प्रॉफिट था उसमें हिस्सा दे रहे हो, और या कोई सैलरी या इंटरेस्ट है उसमें हिस्सा दोगे, तो इन सब से उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। डन, ये सब आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास, द एंट्रीज विच डिक्रीज द क्लेम आर। अब ऐसी कौन सी चीज है जिससे उसका जो अमाउंट है या जो क्लेम है वो कम हो जाएगा। अभी तक तो हमने वो चीजें पढ़ी जिससे उसका अमाउंट भैया बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। अब भैया कुछ ऐसी भी चीजें रहेंगी जिससे उसका अमाउंट कम भी होगा, उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं या उन्हें हम माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि अमाउंट कम करना है तो माइनस ही करेंगे ना भाई। अभी तक की ये जो भी चीजें थी इससे उसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा था तो हम इन सबको प्लस कर रहे थे, ये सारी चीजें प्लस होंगी उसके अमाउंट में। और यदि हम देख रहे हैं कि भाई इन चीजों से उसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये सारी चीजें वो अमाउंट में से माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि यदि उसके कैपिटल और करेंट अकाउंट में यदि डेबिट बैलेंस है ना तो भैया डिक्रीज होता है अमाउंट, समझ गए, माइनस करना। यदि डेबिट बैलेंस है तो वो माइनस होगा और यदि क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्लस होगा,
राइट क्योंकि क्रेडिट बैलेंस से उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा, नॉट प्रॉफिट, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा होगा। और डेबिट बैलेंस है यदि कैपिटल और करेंट अकाउंट का, तो डेबिट बैलेंस मतलब उससे उसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको माइनस करना। याद रखना, यदि कैपिटल और करेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो भैया वो माइनस होता है, और यदि डेबिट बैलेंस है तो भैया वो क्या होता है, मैंने उल्टा बोल दिया। यदि प्रॉफिट, यदि उसका कैपिटल और करेंट अकाउंट में यदि क्रेडिट बैलेंस है तो वो ऐड होगा, और यदि डेबिट बैलेंस है तो वो डिक्रीज होगा। देखो डी और डी याद रखना है ना, डेबिट मतलब डिक्रीज करना है क्योंकि उससे डिक्रीज हो रहा है उसका अमाउंट, तो डेबिट है तो डिडक्ट करना है, डी और डी याद रखना, ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। यदि कैपिटल और करेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो डिडक्ट करना, अमाउंट में से कम होगा, डिक्रीज होगा वो। और ऑन द अदर हैंड यदि कैपिटल और करेंट अकाउंट में यदि उसका क्रेडिट बैलेंस है तो फिर प्लस करना, क्योंकि उससे उसका जो शेयर है, अमाउंट है, वो इंक्रीज करेगा। डन स्टूडेंट्स, तो डी और डी याद रखना, डी है तो डिडक्ट और सी है तो ऐड, मतलब क्रेडिट है तो ऐड। डन, समझ गए। तो आइए कौन कौन सी चीज है जिससे उसका अमाउंट कम होगा, तो भाई सबसे पहले तो यही चीज है कि यदि डेबिट बैलेंस है तो उससे उसका अमाउंट कम होगा। सेकेंड है भैया ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन द रिटायरिंग पार्टनर, यदि रिटायरिंग पार्टनर ने कभी पहले ड्रॉइंग करी होगी, ड्रॉइंग मतलब कि कभी उसने फर्म से खुद के पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकाला होगा, 50,000 10,000 व्हाटएवर, तो भैया वो उससे वापस लेना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना अच्छा प्रॉफिट दे दे के उसको भेजेंगे, भाई जो चीजें उसके पास है वो भी तो उससे वापस लेंगे। तो यदि उसने फर्म से ड्रॉइंग करी थी, पैसा निकाला था पर्सनल खर्चे के लिए, तो जाते टाइम उससे वापस ले लेना, इससे उसका अमाउंट कम होगा। और क्या आपको लेना है, इंटरेस्ट यदि है, होता है ना, कई बार हमने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि कई बार जब हम उनको ड्राइंग अलाउ करते हैं तो फर्म उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है, बोलती है कि भैया आपने फर्म का पैसा यूज करा, जितने भी टाइम के लिए करा, लाओ अब उस पर हमें इंटरेस्ट दो। तो यदि ऐसा कुछ है, ड्राइंग करी है और यदि इंटरेस्ट ऑन चार्ज का भी आपके बीच में ऐसा प्रोविजन बना है, ऐसा एग्रीमेंट आपके बीच में बना हुआ है, पार्टनरशिप डीड ऐसा कहती है यदि आपकी, तो भैया वो इंटरेस्ट भी आप उसके जाने से पहले, रिटायर होने से पहले वो इंटरेस्ट आप उससे ले लोगे, है ना। इस सबसे उनका पैसा क्या होगा, माइनस होगा, है ना। अब उससे पैसा लेने से अच्छा है कि जो पैसा उसको देना है उसी में से काट लो, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता ऐसा, है ना। अब उसको अगर आपको पैसे देना है और उससे लेना भी है, तो लेने से अच्छा क्या करना है कि जो उसको हम पैसा दे रहे हैं उसी में से जो हमें उससे लेना था वो पैसा काट लो, और फिर काट के उसको पैसा दे दो, बच्चा जितना भी है ना, जो भी बैलेंस रहेगा वो दे देना अपना पैसा काट के, ठीक है। तो ये सब पैसे, ये सब जो भी चीजें हैं, इन सबसे उसका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। थर्ड चीज क्या रहेगी, एडवांस और लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म इफ एनी, यदि उसने कभी फर्म से किसी भी केस में, कभी भी किसी भी ईयर में फर्म से यदि उसने लोन लिया था, कई बार होता है ना पार्टनर्स फर्म से लोन ले लेते हैं, तो भैया वो लोन उससे वापस ले लेना, जाने से पहले उसको बोल देना भैया अपने लोन को दे दो। तो देंगे कैसे, वो जो भी अमाउंट था उसमें से वो लोन काट लेना, वो लोन का जो अमाउंट है उसको माइनस कर देना, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, देखो शेयर इन द एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ पास्ट ईयर्स, भैया आपका यदि फर्म में कोई लॉस है, देखो प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं बांटना है इधर अपने को, कोई यदि लॉस भी होता है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यदि उसके रिटायरमेंट होने तक का यदि कोई लॉस है तो भैया उसमें उसको बोलो कि आप भी हिस्सेदारी लीजिए, तो वो भी जो भी अमाउंट रहेगा उसमें वो लॉस पैसा, जो भी लॉस है, जो भी अमाउंट है लॉस का, वो आप माइनस कर दोगे, इससे उसका अमाउंट कम हो रहा होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, शेयर इन द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, सिंपल सी चीज है, हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को दोबारा चेक करने के लिए, और उस कंडीशन में यदि कोई लॉस है, प्रॉफिट है तो जरूर उसका अमाउंट इंक्रीज होता है, अभी जस्ट देखा हमने। लेकिन यदि लॉस आ रहा है भैया, लॉस आ रहा है तो इसका क्या करना है, उसके अमाउंट में से ये लॉस उसका हम क्या कर लेंगे, जो भी लॉस उसके शेयर में आएगा वो अमाउंट उतना हम डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि लॉस में भी उसको हिस्सेदारी देनी है भैया, रिवैल्यूएशन का लॉस हो या पहले का कोई आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है पिछले साल का या कभी इसी साल का, जब का भी है, जो भी चीज है भैया सब उसको हमें क्या करना है, पूरी तरीके से सेटलमेंट करना है, जो देना है वो देना है और जो उससे लेना है वो उसके अमाउंट में से काट के हम फिर उसको बैलेंस देंगे। डन, समझ आया कि नहीं आया भैया, आ गया, सबको समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हैं जिससे उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर जाएगा, है ना। और इसके जो पहले वाली चीजें पड़ी उससे क्या हो रहा था, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा था, इन चीजों से उसका जो अमाउंट है ड्यू, जो हमें उसे देना है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज होने के बाद जो भी चीजें हमें उससे लेनी है
वो सारी चीजों से उसका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया क्या सभी को, राइट। अब आगे क्या देखना है हम लोगों को, देख लेते हैं भैया। आगे है, चलो, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। अब देखो, अब हमको क्या करना है, हमने चीजें देख ली कि कैसे जो अमाउंट ड्यू है वो कैसे आपका बढ़ रहा है, कैसे वो अमाउंट घट रहा है, मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज हमने समझ लिया। अब हमको क्वेश्चन के हिसाब से कैसे ट्रीट करना है उस अमाउंट को, है ना। वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है जो हमें रिटायरिंग मतलब जाते हुए पार्टनर को जो अमाउंट देना है उसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे ट्रीट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है भैया। अपन को क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक चलना है भाई, अपने मन से नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोलेगा अपन भी वैसे ही करेंगे। तो यदि देखो क्वेश्चन में, यदि इफ दी क्वेश्चन इज साइलेंट, यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया कि आपने उसको पेमेंट कर दी, आपने इतनी तारीख में करी, ऐसे करी, वैसे करी, ऐसे करी, कुछ भी यदि आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो पेमेंट है आपकी, जो आपको रिटायरिंग पार्टनर को देनी है उसके बारे में यदि कुछ नहीं दिया, सो द अमाउंट ड्यू टू हिम इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो जो अमाउंट है उसका जो ड्यू रह गया है अमाउंट, उसका हम क्या करते हैं, उसका ये समझ लेते हैं कि भैया ये जो इसका अमाउंट है ये हमारे लिए एक तरीके का लोन बन चुका है। क्या बन चुका है, लोन। मतलब एक तरीके से घुमा फिरा के कहानी यहाँ पे इतनी कही गई है कि जो अमाउंट उसे हमें देना था, देखा जाए तो भैया देना था तो दे के खत्म करो, है कि नहीं भैया, जिसको देना है उसको दे के और उसको जाने दो। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आप वो अमाउंट उसको नहीं दे रहे हो, जिस टाइम पे वो रिटायर हो रहा है उस टाइम ना दे करके, हो सकता है अभी भाई फर्म के पास उतना पैसा नहीं हो, कंडीशंस होती हैं बहुत सारी अलग अलग। तो यदि आपने ये सोचा कि उसको इतना अमाउंट देना है पर हम अभी फिलहाल नहीं दे पा रहे क्योंकि शायद पैसा नहीं है, फंड नहीं है, व्हाटएवर, इसका मतलब आपने उसका पैसा रोक के रख लिया है, मतलब आपने कहीं ना कहीं उसका पैसा अपने पास रखा है। तो जब हम किसी का भी पैसा अपने पास में रखते हैं तो वो हमारे लिए एक तरीके से क्या हो गया भैया, लोन हो गया कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बैंक से लोन लेते हो तो भैया वो बैंक का पैसा है जो आप अपने पास लेकर आते हो, फिर उसको आप खर्च करते हो, व्हाटएवर। तो एक तरीके से क्या हो गया, जैसे बैंक से पैसा आप अपने पास लेके आते हो, दैट इज योर लोन। सिमिलरली जिस पार्टनर को आपको पैसा देना था पर अब आपने नहीं दिया, उसको आपने अपने पास रख लिया, तो वो क्या बन गया, एक लोन आपके लिए, फर्म के लिए वो एक लोन बन गया। फर्म के लिए क्या साबित हो गया, एक लोन साबित हो गया, है ना। क्या बन गया, एक लोन बन गया। अब क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे। कैसे करते हैं, तो देखो भैया, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना और उसके लोन अकाउंट को उसी पार्टनर के नाम से, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके नाम से एक लोन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है ABC, सी रिटायर हो रहा है तो हमने यदि उसका जो अमाउंट है उसको अभी नहीं दे करके सोचा कि हम उसको अमाउंट बाद में देंगे, और हमने बाद में पैसे देने के लिए, बाद में अमाउंट पे करने के लिए हमने क्या किया, उसके उस अमाउंट को लोन मान लिया, लोन समझ लिया। तो अब उसकी एंट्री कैसे होगी, उसकी एंट्री ऐसी होगी जैसे सी पार्टनर, तो सी पार्टनर जो भी है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी लोन अकाउंट। समझ गए कैसे करेंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी लोन अकाउंट। इस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं हम एट द टाइम, कि जब हम रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है उसको तुरंत पे नहीं करके बाद में कभी पे करने का सोचते हैं, तो भैया हम उसको एक लोन कंसिडर कर लेते हैं कि भाई वो हमारे लिए अब एक लोन हो गया है जो हमें एक टाइम बाद देना ही देना पड़ेगा। आप जब भी लोन लेते हो तो भैया वो आपको देना पड़ता है, एक टाइम बाद वापस करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे भी इस अमाउंट को हम वापस करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि ऐसा गिवन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो जो अमाउंट उसको देना था, क्वेश्चन में नहीं दिया कि भैया दिया कि हमने नहीं दिया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, साइलेंट है क्वेश्चन, तो मान लो कि भैया हमने उसको अभी नहीं दिया, वो पैसा को हमने अपने आप को अपने लिए एक लोन मान लिया, राइट। अब आगे देखो भैया क्या लिखा है, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट इज शोन एज अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये एक, अब क्योंकि पता है आपको जब भी रिटायरमेंट होता है, एडमिशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होता है, तो क्या बनती है भैया, नई बैलेंस शीट बनती है कि नहीं बनती है। हम सब कुछ बनाते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन लास्ट में एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की नई वैल्यू पे चीजें रिकॉर्ड होती हैं,
है ना। तो जो हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे आप उसमें हम, क्योंकि लोन है, लोन हमारे लिए क्या होता है, एक लायबिलिटी होती है ना, कि भैया वो वापस करना है, एक टाइम बाद हमें लोन चुकाना है, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी हो जाती है, इसलिए हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बच्चे, हम उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि लोन इज अ लायबिलिटी, है ना, लोन इज अ लायबिलिटी। तो बस नई जो फर्म रहेगी, नई जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें लायबिलिटी के साइड पे लोन लिख देना, डन, ठीक है ना, समझ गए, ये करना है अपने को। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूं, यदि आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, ये जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि इस पे ध्यान नहीं दिया तो भैया गलत हो जाएगा फिर, है ना, फिर क्या हो जाएगा भैया, दिक्कत आ जाएगी, आपको परेशानी आ जाएगी। तो आज इस टॉपिक को पढ़ के और समझ के और बहुत बढ़िया से इसकी क्लियरिटी करके जाना। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताऊंगी, और ठीक है ना, आपको बिल्कुल शब्दों में उलझाऊंगी नहीं, बहुत आसान से शब्दों में बताऊंगी। तो देखो टॉपिक क्या है, टॉपिक है भैया आपका इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू। भैया देख लो क्या मतलब होता है इसका। आप मुझे एक बात बताओ, आपने नहीं तो चलो आपकी फैमिली में या कहीं आसपास आपने सुना होगा, बैंक से लोन सब लेते हैं, है कि नहीं, आपने भी फैमिली में, आपने तो खैर नहीं, अभी तो आप बहुत छोटे हो, पर आपकी फैमिली में किसी ने कभी लिया होगा या आपने सुना तो होगा, इतनी नॉलेज तो आपको भी है कि जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको ये नहीं बोलता कि आप इतने का लोन ले रहे हो तो इतना का इतना ही हमें वापस कर देना, होता है क्या कभी। फॉर एग्जाम्पल आप यदि 10 लाख रुपए का लोन लेने गए, आपने 10 लाख का लोन ले लिया, क्या एक टाइम बाद आप सिर्फ 10 लाख ही वापस करोगे, इतना ही होता है क्या कि जितना लिया उतना ही वापस कर देते हैं, ऐसा नहीं होता ना भाई। जो बैंक है फिर उसका फायदा ही क्या भैया, फिर बैंक का प्रॉफिट ही किधर है ही नहीं, फिर कुछ प्रॉफिट, जितना दिया था उतना ही वापस मिल रहा है, तो मतलब बैंक को तो प्रॉफिट ही नहीं है। इस केस में बैंक क्या करती है भैया, इंटरेस्ट चार्ज करती है, ब्याज जिसे हम कहते हैं ना, ब्याज, इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो बोलती है कि यदि आप 10 लाख का लोन ले रहे हो तो भैया एटलीस्ट हमें 50-60 हजार इस पे ब्याज भी देना है, 1 लाख रुपए तक भी ब्याज पहुंच सकता है, डिपेंड करता है भैया बैंक की क्या पॉलिसी कह रही है। तो मतलब जो आप बैंक से लोन ले रहे हो उस पर भी आप इंटरेस्ट देते हो, क्योंकि आपने सामने वाले का पैसा यूज कर रहे हो। बैंक से जब भी आप लोन लेते हो, भैया क्यों लेते हो, अच्छा एक बात बताओ, बैंक से हम लोन क्यों लेते हैं, वाई शुड वी टेक लोन फ्रॉम बैंक, क्यों लेते हैं, कि बैंक से लोन लिया और घर आके सजा के रखने के लिए अलमारी में, कि अलमारी में बंद करके वो पूरे के पूरे नोट्स जो करेंसी है वो पूरी अलमारी में सजा के रखने के लिए थोड़ी ना लेते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको यूज करते हैं ना, उस पैसे को यूज करते हैं। तो आप यदि किसी का पैसा यूज कर रहे हो तो भाई आप क्या करोगे, उसको इंटरेस्ट दोगे, ठीक है, क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। तो सेम चीज यहां पर भी है, क्योंकि अब आपने पार्टनर का जो अमाउंट था, रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट ड्यू रह गया था, उसको अब आपने लोन मान लिया, और आपको मालूम है हर प्रकार के लोन पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो सेम कहानी इधर भी अप्लाई करेंगे हम। ये जो अब अमाउंट है जो रिटायरिंग पार्टनर को हमें देना है, इस अमाउंट को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, एक लोन कंसिडर कर लेंगे, और इस लोन पे हम क्या देंगे, उसको इंटरेस्ट भी देंगे, इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि भैया वो उसका पैसा है, उसका पैसा हम यूज कर रहे हैं, है कि नहीं, उसका पैसा हम यूज कर रहे हैं, तो भैया उसका जो अमाउंट है उस पे हम उसको इंटरेस्ट देंगे। तो अब कैसे क्या करना है वो यहाँ पे देखो, unless agreed otherwise the retiring partner will get interest 6% on the outstanding amount till the amount due to him is not paid। क्या मतलब हो गया कि जब तक आप उसको पैसे, मतलब उसका जो अमाउंट है, जब तक आप उसको उसका अमाउंट वापस नहीं कर दोगे तब तक आप उसको ब्याज दोगे, इंटरेस्ट दोगे। भैया लोन का जो अमाउंट है वो तो पूरा एग्जैक्ट उसको देना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने 2 लाख का अमाउंट बन रहा था, वो 2 लाख को आपने लोन मान लिया, वो 2 लाख तो आपको देना ही पड़ेगा, और उस पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होगा ना, वो इंटरेस्ट भी आपको उसको देना पड़ेगा, आप उससे पीछे नहीं हट सकते, आपको वो देना पड़ेगा, पहली चीज। अब देखो दूसरी चीज क्या कह रही है भैया, बेसिकली कि यदि आपने आपकी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करके रखा है कि यदि ऐसा केस है, कोई पार्टनर रिटायर होगा, फिर हम यदि उसके अमाउंट को लोन मान लेंगे तो फिर हम कितना इंटरेस्ट देंगे, वो आपने डिसाइड करके रखा है अपने एग्रीमेंट में, अपने पार्टनरशिप डीड में, कि भैया 10% देंगे, 6%, 5% देंगे, 12% देंगे, आपने डिसाइड करके रखा है। तो अच्छी बात है, जो आपने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया है फिर आप वही फॉलो करोगे और उसी के हिसाब से फिर आप इंटरेस्ट दोगे,
क्लियर है ये तो। लेकिन कई लोग डिसाइड नहीं करके रखते, कई पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप डीड में ये चीज डिसाइडेड नहीं रहती है। तो फिर क्या करेंगे भैया, उलझन में नहीं पड़ना है, फिर हमको उलझने नहीं क्रिएट करनी है। फिर हम क्या करेंगे, साफ एक प्रोविजन में लिखा गया है कि यदि कुछ भी नहीं डिसाइड है, आपके आपस में कोई पार्टनरशिप डीड में डिसीजन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन दैट केस आप क्या करोगे, 6% इंटरेस्ट उसको दोगे। कौन, फर्म क्या देगी, 6% इंटरेस्ट देगी अलॉन्ग विद द लोन अमाउंट। लोन अमाउंट तो 2 लाख है, जैसे का तैसा वो तो देना ही है, उस पे 2 लाख पे जो भी 6% का इंटरेस्ट आ रहा होगा वो भी उसको देना है। कब तक देना है, जब तक कि उसका लोन आप उसको वापस नहीं कर दोगे। जिस दिन लोन दे दिया उस दिन फिर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे, पर जब तक आप उसको लोन उसका वापस नहीं कर देते तब तक आपको उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। ये भैया पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन। अब एक कंडीशन और कह रही है, एक कंडीशन क्या कह रही है, दूसरा ऑप्शन है। अब आप मुझे ये बताओ, मैं आपको ये टॉपिक इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, ये सिर्फ 4 लाइनें हैं, मात्र 4 लाइनें, सिर्फ ये 4 लाइनें मैं आपको इतना डिटेल में क्यों समझा रही हूँ। द रीजन इज दैट कि इससे रिलेटेड, यही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था अभी, जो हमारा सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर निकला था ना, जो मैंने आपको सॉल्व भी कराया लगभग 1-2 महीने पहले। वो जो आपका सैंपल पेपर आया था सीबीएसई का 2024 का ही, अभी जस्ट जो रिसेंटली आया था, उस सैंपल क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। और वहां पे यदि आपको ये टॉपिक नहीं पता होगा ना, तो वो क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत करोगे, बिल्कुल गलत करोगे। इसलिए वो आई थिंक 3 या 4 नंबर का सवाल था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर क्वेश्चन था और उसमें सेम यही टॉपिक अप्लाई हो रहा था। यही 4 लाइनों में जो टॉपिक है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, यही का यही वहां अप्लाई हो रहा था। यदि आपको ये 4 लाइनें समझ आ गई तो आप वो क्वेश्चन करके ले जाओगे। लेकिन यदि नहीं आई, सोचोगे अरे हाँ 4 लाइनें क्या है, छोड़ो, पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरा पढ़ेंगे, ये 4 लाइन में क्या रखा है। भाई हर एक चीज में बहुत कुछ रखा है, कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं ये डिटेल में बता रही हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुन लो। पहली चीज तो क्लियर हो गई ना, पहली चीज तो क्लियर हो गई कि रिटायरिंग पार्टनर को जब तक आप अमाउंट पे नहीं कर देते तब तक आप उसको 6% इंटरेस्ट दोगे, यदि आपने डिसाइड करके नहीं रखा इंटरेस्ट का रेट तो। और यदि डिसाइड किया तो फिर अपने हिसाब से जो भी डिसीजन है, जो भी आपने डिसाइड किया है, वो वाला आप परसेंट दोगे इंटरेस्ट का। अब दूसरी बात आ गई, अगर देखो ऑन द अदर हैंड, यदि हम देखें एट हिज ऑप्शन, उसके पास एक ऑप्शन और है, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसके पास 2 ऑप्शन है, अपना वो अमाउंट जो है उसका लोन का वो वापस लेने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो यही जो मैंने अभी बताया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स की, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट, यदि वो इंटरेस्ट के बजाय कुछ और भी करे तो एक ऑप्शन और है, इंटरेस्ट के अलावा वो क्या कर सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दैट हैव बीन अर्न्ड बाय यूज ऑफ अमाउंट ड्यू टू हिम। क्या मतलब हो गया इसका, देखो भैया जाहिर सी बात है, बैंक से यदि मैं एग्जांपल दे रही हूं कि बैंक से यदि आप लोन लेते हो, घर में सजाने के लिए लेते हो क्या, नहीं, कबर्ड में या अलमारी में बस नोट्स लेकर आए, नोट करेंसी आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया, लोन 10 लाख और बस अलमारी में बंद करके रख दिया, नहीं मैम, इसलिए लोन नहीं लेते। लोन क्यों लेते हैं, आप अपना खुद जनरल एग्जांपल दो ना, लोन क्यों लेते हैं भैया, हमें घर बनाना है, वहां पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या हमें गाड़ी लेनी है, खैर आजकल तो फाइनेंस हो जाती है, पर फिर भी जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको कोई गाड़ी लेनी है, कार 4 व्हीलर लेनी है, आप उसके लिए लोन ले रहे होगे, या आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना होगा इसलिए आप लोन ले रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं लोन यदि लिया है तो आप उसको कहीं ना कहीं खर्च करते हो, ये सोच के कि यार क्या होगा, कल को हमें बेनिफिट होगा। अब ये तो हम जनरल नॉर्मल लोगों की बात हो गई कि यार आप घर बनाने के लिए लोन ले रहे हो, गाड़ी खरीदने के लिए। लेकिन यदि मैं कंपनी की बात करती हूँ तो कंपनी जब भी लोन लेती है उसको हमेशा इस पर्पस से लेती है कि यार ये अगर मैंने 10 लाख का लोन लिया है तो मैं ऐसी जगह लगाऊं कि कल को ये 10 लाख मेरा कम से कम 15-20 लाख में बदल जाए। ये कंपनी का मोटिव होता है, इसी को कहती है वो इन्वेस्टमेंट, यही होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कंपनी एज अ फर्म की ही बात कर रहे हैं, फर्म की तो हमारी चर्चा चल रही है। तो यदि आप कंपनी का देखें तो बैंक से वो जो लोन लेती है उसको वो इस तरीके से खर्च करना चाहती है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहती है कि भाई कल को उसको रिटर्न ज्यादा मिले। 10 लाख लगाए तो भैया 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख मिले, है ना, डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना इफेक्टिव है। तो इस केस में यदि आप देखो लोन नॉर्मली ले रहे हो तो हम ये करते हैं, अब इस केस में भी कहीं ना कहीं ये फर्म का क्या है, लोन है। लोन मतलब वो पैसा फर्म के पास रखा हुआ है, फर्म को देना है अपने रिटायरिंग पार्टनर को, पर अभी नहीं दिया।
फर्म के पास रखा है, तो भैया अगेन वही, फर्म वो पैसे को रख के तो रखेगी नहीं, क्योंकि रख के रखने से पैसा डबल नहीं होता, इवन वो उतना ही रहता है। तो हमेशा फर्म के पास यदि कोई पैसा है, कोई लोन है, तो वो क्या करती है, डेफिनेटली उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही होगी। तो यदि ये जो फर्म है, इसने जो अपने रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है उसको लोन मान लिया, जो कि मैंने बताया 2 लाख, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया 2 लाख है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस 2 लाख को वो रख के नहीं रखेगी अपने पास, वो इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही होगी, डेफिनेटली कर रही होगी। अब इस केस में क्या होगा कि यदि वो इन्वेस्ट कर रही है तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। इसका मतलब ये 2 लाख उसने कहीं लगाए होंगे, तो हो सकता है उसके पास 1 लाख और एक्स्ट्रा आए होंगे, मतलब उसने इस 2 लाख को लगा के 3 लाख कमा लिए होंगे, है ना। 2 लाख लगाए, उसको रिटर्न में टोटल 3 लाख रुपए मिले, मतलब उसने थोड़ा सा कुछ इंक्रीज कर लिया, वो जो इन्वेस्ट किया था उसमें से उसको प्रॉफिट हो गया। तो इस केस में अब आप एक बात बताइए, ये जो आपको प्रॉफिट हुआ है ये किसके अमाउंट से हुआ है? ये जो अमाउंट है वो रिटायरिंग पार्टनर का है, ये आपके फर्म का नहीं है, ये आपने उसको एज अ लोन कंसीडर कर लिया, ये उसका अमाउंट है। तो इसका अमाउंट यूज करके यदि आपको कहीं इन्वेस्ट करके प्रॉफिट होता है, देन डेफिनेटली उस प्रॉफिट में से शेयर आपको देना पड़ेगा उस रिटायरिंग पार्टनर को भी। समझे कि नहीं? मैंने बोला कि 2 लाख खर्च करके मेरे को 3 लाख हासिल हुए, मतलब मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का मेरे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। 2 लाख लगाए थे, मुझे 3 मिले, तो 3 में से 2 तो भाई बैलेंस हो गए, 1 लाख का मुझे प्रॉफिट निकला। तो ये क्या है, ये प्रॉफिट जो हुआ वो आपको इन 2 लाख को खर्च करके हुआ, और ये 2 लाख आपके नहीं है, ये उस सामने वाले व्यक्ति के जो रिटायर हो चुका है, आपका ही पार्टनर था, वो रिटायरिंग व्यक्ति का अमाउंट है। तो अब आप मुझे ये बात बताइए, इसके अमाउंट को यूज करके आप यदि प्रॉफिट कमा रहे हो, तो भाई आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें से थोड़ा शेयर, जो भी उसका शेयर है, वो आप रिटायरिंग पार्टनर को भी दो। ऐसा नहीं करना है उसका पैसा यूज करके, उसका अमाउंट यूज करके आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी प्रॉफिट आया आपने बांट बूट के और इसको सिर्फ 2 लाख दे दिए। गलत है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? उसका अमाउंट यदि आप यूज करके प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसको उसका अमाउंट तो दोगे ही सही, अलोंग विद दैट उसके अमाउंट को यूज करके आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसमें उसको शेयर देना है, जितना भी उसका शेयर था। समझ गए? समझ आया कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको बोला मैंने 1 लाख का प्रॉफिट है, तो 1 लाख में से उसका जो भी शेयर, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा 1 लाख प्रॉफिट उसी का होगा, नहीं भैया, आपने इन्वेस्ट किया तो आप भी हिस्सा रखो थोड़ा, पर अमाउंट उसका है तो उसको भी हिस्सा दो थोड़ा। समझ गए? क्लियर हो गई ये चीज, राइट? अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझने की होती है कि ये जो है ना, ये 2 ऑप्शन होते हैं रिटायरिंग पार्टनर के पास। क्या होते हैं? ये ऑप्शन है, इट इज अ ऑप्शन। ऑप्शन बोले तो मतलब ये ऐसे ऑप्शन है कि रिटायरिंग पार्टनर, देखो ये दोनों चीज नहीं बोल सकता कि इंटरेस्ट भी चाहिए और प्रॉफिट में हिस्सा भी चाहिए, ऐसा नहीं है। 2 ऑप्शन है, इसमें से जो भी चाहे रिटायरिंग पार्टनर चूज कर सकता है, ये उसके चॉइस पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी चीज चाहिए। चाहे तो वो जो अमाउंट है उस पे, ये जैसे कि अमाउंट है, इस पे 6% इंटरेस्ट लगा के उसको दे दो, चाहे यदि वो तो वो इस अमाउंट पे 6% इंटरेस्ट लगा के फर्म से चार्ज कर लेगा, क्योंकि उसका लोन है, वो अपना लोन का तो 2 लाख ले गई और उस पे 6% इंटरेस्ट भी लेगा। पहला ऑप्शन है ये उसके पास। दूसरा ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो यही है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट हैज बीन अर्न बाय हिम, मतलब जो अमाउंट किसका था? रिटायरिंग पार्टनर का था, 2 लाख रिटायरिंग पार्टनर का था। इस पर्टिकुलर अमाउंट को इन्वेस्ट करके जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उस पे से उसको शेयर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 लाख पे 1 लाख का यदि प्रॉफिट है, तो मान लो इस 1 लाख में उसका शेयर बन रहा है, मान लो 40,000 का प्रॉफिट का शेयर उसका बन रहा है। इसका मतलब भाई उसको 2 लाख भी दो और इस 1 लाख में से उसको 40,000 प्रॉफिट भी दो, रिमेनिंग जो 60 रहेंगे वो बाकी के पार्टनर बांट लेंगे, ठीक है। तो मतलब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस 2 लाख पे 6% इंटरेस्ट लगा के ले सकता है वो, दूसरा ऑप्शन है ये 2 लाख के साथ ये 40,000 भी ले सकता है, क्योंकि वो प्रॉफिट है उसके ही अमाउंट से कमाया है। तो ये 2 ऑप्शन में से जो भी उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि 2 ऑप्शन आपको दिए जाए, आप कौन सा चूज करोगे? बताओ कौन सा चूज करोगे? चलो मैं आपको एग्जाम्पल और थोड़ा सा देती हूँ कि यदि मानो 2 लाख पे 6% इंटरेस्ट लगाने के बाद, है ना, वॉट एवर जो भी आएगा, अभी 2 लाख का हम 6% निकालेंगे, तो 2 लाख का यदि 6% हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो उसके बाद सपोज करो उसको मिल रहे होंगे, चलो पहले हम देख लेते हैं, अगर हम इस पे लगाए 2 लाख पे 6% का इंटरेस्ट यदि हम लगाए, तो मतलब 2 लाख पे यदि हम 6% इंटरेस्ट देखें भी तो 12,000 कुछ आएगा, ठीक है, 12,000 आएगा। लेकिन सपोज करो इन्होंने कुछ एग्रीमेंट बना के रखा था, ये जो पार्टनर्स थे इनका कोई एग्रीमेंट था कि भाई हम आपको, सपोज कर लो हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, तो मतलब उसको 10% मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या था, उनका एग्रीमेंट था,
चलो यार इसी को ले लो, एक काम करो 6% ही लो, जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर 6% का ही आता है, ठीक है। तो देखो आपने बोला पहला ऑप्शन, मैं यदि आपको दे रही हूँ, मैं यदि आपको ऑप्शन दे रही हूँ पहला कि 2 लाख पे आप 6% इंटरेस्ट लगा के हमसे ले लो। 6% इसका कितना आ रहा है भाई, 12,000 कुछ आएगा, ठीक है, 12,000 कुछ आएगा। मतलब आपको 2 लाख और प्लस 12,000 मिल रहा है, पहला ऑप्शन, मतलब टोटल आपको 2,12,000 मिल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन यदि मैं आपको दूं कि आपको 2 लाख भी मिलेंगे और ये जो 40,000 प्रॉफिट हमने कमाया है ये भी हम आपको देंगे, मतलब और टोटल यदि देखें तो कितना आ रहा है, 2,40,000, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन यदि मैं आपको दूं तो आप कौन सा चूज करोगे, मुझे ये बताओ। पहला वाला 2,12,000 लोग लेना पसंद करोगे या दूसरा 2,40,000 लेना पसंद करोगे? भाई जाहिर सी बात है ना, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग अ बिजनेसमैन, अपकमिंग बिजनेसमैन हो आप लोग भी, ठीक है, तो आप भी यही बोलोगे ना मैम जो अमाउंट ज्यादा है वही लेंगे। और बीइंग अ नॉट ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, कोई भी कॉमन व्यक्ति भी होगा तो वो यही बोलेगा ना यार कि भाई जो अमाउंट हाई है वही लेंगे ना, कम वाला क्यों चूज करें, कम वाला क्यों भाई, जो ज्यादा जहां ज्यादा मिल रहा है वो हम चूज करेंगे ना। तो भाई यही फंडा है इसका भी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके पास ये चॉइस रहती है, उसके पास ये चॉइस रहती है कि वो ये वाला ऑप्शन ले रहा है कि ये वाला, तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन ही प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि बीइंग अ हाई अमाउंट, इसमें अमाउंट जो है हाई है। समझ आया कि नहीं आया भाई? आ गया। तो यदि जो भी अमाउंट है, दो कंडीशंस हैं आपके पास, या तो आप अपने लोन पे उतना इंटरेस्ट ले लो तो इतना अमाउंट मिल जाएगा, या आप अपने लोन के अमाउंट पे वो जो प्रॉफिट ले लो, जो उन्होंने इन्वेस्ट करके कमा लिया था वो प्रॉफिट उसमें ले लो। अब यदि मान लो ऐसा केस रहता कि इस पे जो प्रॉफिट है वो मान लो कितना हो रहा था, मान लो वो प्रॉफिट यदि आपको हो रहा था, सपोज करो वो जो प्रॉफिट है वो आपको सिर्फ 20,000 का ही हुआ था, 2 लाख को खर्च करने के बाद प्रॉफिट सिर्फ 20,000 हुआ था, तो आपको शेयर, मान लो आपका जो शेयर बन रहा था इसमें सिर्फ 10,000 का ही बन रहा था, तो मतलब आपको यदि ये ऑप्शन चूज करना है तो आपको सिर्फ 10,000 ही मिलेगा लोन का अमाउंट एज वेल एज, क्योंकि वो प्रॉफिट ही जो लगाया है पैसा, इस पे जो प्रॉफिट है वो ही सिर्फ 20,000 हुआ है। हाँ वो सिर्फ 20,000 हुआ है और आपका उस 20,000 में सिर्फ और सिर्फ 10,000 का ही शेयर है, तो मतलब वो लोन और ये 10,000 आपको मिलेगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2,10,000, 2,10,000, इसको और इसको ऐड कर देंगे 2,10,000 हो जाएगा। अब आप कौन सा प्रेफर करोगे, 2,12,000 लेना प्रेफर करोगे या 2,10,000 लेना प्रेफर करोगे? आप बोलोगे मैम हम फिर ये प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ 2,000 का तो कम से कम बेनिफिट है, 2,000 एक्स्ट्रा है। तो यही केस होता है, आफ्टर डूइंग ऑल कैलकुलेशंस जो भी हायर अमाउंट होती है वो रिटायरिंग पार्टनर प्रेफर करता है। डन। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में समझाया, क्योंकि सैंपल पेपर में भी आया था, अपना सैंपल पेपर जो अपना 2024 का था उसी में ये सवाल आया था, तो मैंने आपको इसे इतना डिटेल में बता दिया। तो बस इस टॉपिक को याद रखना, चाहो तो ये पूरे एग्जाम्पल से लिख सकते हो, इजी लैंग्वेज में अपने हिसाब से नोट्स बना के भी लिख सकते हो, कैसे भी करके बस ऐसे लिख लो कि भाई आपको समझ आ जाए, बस और किसी को ना आए, केवल और केवल आपको समझ में आ जाए, बस ऐसे अपने नोट्स बना लेना। राइट, तो समझ आ गया भैया, ये कॉन्सेप्ट सभी को बढ़िया तरीके से आ गया। चलिए तो भाई ये हो गया अपना कौन सा, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर वाला टॉपिक कंप्लीट। डन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एंट्री भी देख ली और कैसे क्या चीजें होती है वो भी हमने समझ ली। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो फिर ये हो गया अपना, ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज आपकी क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप जो मैंने आज कॉन्सेप्ट समझा है ये आपको समझ आ गए होंगे। आपका होमवर्क ये जो भी मैंने समझा एक बार बस रिवाइज कर लेना, क्योंकि फिर हम लोग फर्दर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो फिर यही सब हमको यूज करना है वहां पे। दूसरी बात कि कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वहां पर अब हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी, उस पर बात करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कल फिलहाल जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वहां पे एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी जिसे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे एंड देन फिर एक्सरसाइज के सवाल, ठीक है। तो बस आप लोगों को जुड़े रहना है सेम टाइम पे, सेम चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो प्रोवाइड करता है आपको बिल्कुल 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल सीबीएसई के साथ। यहाँ पर हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, सारी चीजें अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। इसके अलावा आप देखो कोर्सेज यदि देखना है
यूट्यूब चैनल है भाई, एक बार विजिट करोगे तो आपको हर क्लास, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर की डिटेल वीडियो, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज सब कुछ मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे जाओगे तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके अलावा चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। सेम चीज़ें आपको मोबाइल जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आप वहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके हमसे कनेक्ट हो सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और स्टूडेंट्स, यदि आप अपनी लर्निंग को एनहांस करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ ई बुक्स एंड ई नोट्स, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर चेक जरूर करिएगा और बेनिफिट भी जरूर लीजिएगा। और क्या करना है, सभी को लाइक करना है, आज की क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भाई आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कल फिर दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो बस जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।